तो कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का मैथ, जो फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्या। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इसके अंदर की बेसिक जानकारियाँ पढ़ लेते हैं, ताकि हमको चैप्टर पढ़ने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, देखिए हमारा पहला यहाँ पर परिभाषा बनता है संख्या। क्या चीज? संख्या। इसका परिभाषा है जो वस्तु के परिमाण का जवाब देता है उसे क्या बोलते हैं? संख्या। क्या बोलते हैं उसे? संख्या। फिर देखिएगा, जो वस्तु के परिमाण का जवाब देता है उसे संख्या बोलते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, 5 कलमें। क्या चीज? 5 कलमें। यहाँ पर जो 5 है वो क्या हो रहा है? कलम का परिमाण बता रहा है। ठीक है, तो यही 5 का हो जाएगा संख्या। ठीक है, 10 पुस्तकें, तो 10 पुस्तकें क्या हो जाएगा? जो पुस्तकों का परिमाण बता रहा है यानी 10, यानी क्या हो जाएगा? संख्या। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर। देखिए दूसरा है अंक। ध्यान देखिएगा, परिमाण मतलब होता है किसी वस्तु की संख्या बतलाना। ठीक है, इसी संख्या को हम लोग क्या करते हैं? परिणाम में व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें हमको समझने में थोड़ा आसानी होती है। ठीक है, अब देखिए अंक। अंक में दिया है परिभाषा, किसी अंकन पद्धति में जितने संख्या बनाए जाते हैं उसे अंक कहते हैं। अंकन में होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। देखिए अंकन पद्धति में 10 अंकों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाता है। अतः अंकों की संख्या कितनी होती है? 10। क्या होती है? 10। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं, अपने मुंह से कितना बोल रहे हैं? 10। आखिर में उसको अंक द्वारा किस तरह लिखेंगे? ठीक है, 1 और 0। अगर मान लो हमको किसी पुस्तक के बारे में बताना है, वहां पर 10 पुस्तकें हैं, तो उसको मैथ में किस तरह डिनोट करेंगे? यानी 10 लिखेंगे। अगर 5 है तो 5 लिखेंगे। अरे समझ में ना, इसी का बोलते हैं हम लोग अंक। ठीक है, उसके बाद में आता है अपवर्तक। अपवर्तक या गुणनखंड। ठीक है, बहुत अच्छा परिभाषा है, एक बार देख लीजिएगा, पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अपवर्तक या गुणनखंड वे संख्याएं जो जिन जिन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, वे संख्याएं उस संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाता है। ध्यान देखिएगा, 2 किस किस संख्या से कट जाएगा? 1 और 2 से, यानी 2 का गुणनखंड क्या हो गया? 1 और 2। 10 किस किस संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से और 10 से। ठीक है, क्या हो गया? 10 का क्या सब हो गया? गुणनखंड। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसके बाद में आता है अपवर्त्य या गुणज। अपवर्त्य या गुणज, देखिए इसका परिभाषा, किसी दी हुई संख्या से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्याओं को अपवर्त्य या गुणज कहते हैं। अपवर्त्य या गुणज कहते हैं। अब देखिए 7 से जितना भी दी गई संख्या है क्या हो जाएगा? 7 से विभाजित। ठीक है, तो यानी सब संख्या कौन हो गया? 7 का गुणज। वहीं देखिए 10, यानी 10 से क्या हो जाएगा? पूरा पूरा दी गई संख्या कट जाएगी। ठीक है, यानी सब क्या हो गया? 10 का गुणज हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृत संख्या। वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो तथा अनंत तक जाए उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इसे बड़ा एन द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान देखिएगा, कहां शुरू हो? वैसी संख्या 1 से शुरू हो। कहां से? 1 से शुरू हो, उसे क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। आखिर में संख्या की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर देखिएगा, संख्या की जरूरत क्या है पड़ी? वस्तु के परिमाण को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो वस्तु का हो, जैसे मान लीजिए 1 वस्तु, 2 वस्तु, 3 वस्तु, क्या हो जाएगा? जैसे गिनेंगे हम लोग तो किसके अंदर रख देंगे? प्राकृत संख्या। 1 वस्तु है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है ना, इस तरह से। तो ये इस तरह से क्या हुआ? प्राकृत संख्या का निर्माण हो गया, जहां पर हम काउंटिंग करके लिख लें, 1 से शुरू हो जाए। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट आता है हमारा पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। इसमें दिया है वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो तथा अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे बड़ा W द्वारा सूचित किया जाता है। और देख लीजिए यहाँ पर W बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बढ़ते चला जाएगा। अब कहिएगा, मान लीजिए हमारा प्राकृत संख्या का जरूरत कब पड़ा? किसी वस्तु को गिनने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने वस्तुएं हैं, इसको मतलब हम परिमाण दिखा देंगे। लेकिन आखिर में 0 की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो ध्यान देखिएगा, 0 की जरूरत पड़ी। बहुत अच्छा टॉपिक है 0 वाला, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमारे पास 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया सब किस में चला आएगा? प्राकृत संख्या में। वही बोले हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो इसको हम लोग गणितीय भाषा में किस तरह लिखेंगे? ठीक है, इसी को दर्शाने के लिए क्या हुआ? 0 को शामिल किया गया। हमारे पास कोई रुपया नहीं, क्या बोलेंगे? हमारे पास 0 रुपया है कम से कम। ठीक है, तो 0 का उपयोग कहाँ होगा? जहां कुछ नहीं होगा। ठीक है, वहां गणितीय भाषा में 0 का उपयोग होता है। अब देखिए पूर्णांक संख्याएं, इसमें दिया परिभाषा, धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं।
कौन संख्या? पूर्णांक संख्या। ध्यान दीजिएगा, जो एक से इधर चालू होता है क्या संख्या होता है बाबू? प्राकृत संख्या। जीरो शामिल कर दिए तो पूर्ण संख्या, और इसमें माइनस भी जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ऋण संख्या को दर्शाने के लिए पूर्णांक संख्या का हो गया निर्माण हो गया। ठीक है, माइनस, जैसे मान लीजिए -4, -6, -10 रुपया, ये सब किसमें चला आएगा? पूर्णांक संख्या में। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर बहुत अच्छा एक पॉइंट है, शून्य पूर्णांक। जीरो को क्या बोलते हैं हम लोग? शून्य पूर्णांक। जो चिन्ह होता है इसी का बोलते हैं हम लोग शून्य पूर्णांक। अब देखिए भाज्य संख्या, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग पढ़े भी हो जाएगा, लेकिन एक बार और रिवीजन कर लीजिए, अच्छा रहेगा। वैसी संख्या जिसमें दो से अधिक संख्याओं से भाग लगे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी खुद से एक से एक अदर संख्या से भाग लग जाए, जिस संख्या में क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए 6 दिया है, 6 में 1 से लग जाएगा, 6 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा। ठीक है, तो जिस संख्या में 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग जाए वो संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या। नेक्स्ट देखिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिस संख्या में केवल 2 से ही भाग लगे, मतलब 2 मतलब संख्या से, एक से और खुद से। यहाँ परिभाषा है, वैसी संख्या जिसमें खुद तथा एक से ही भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में 2 से भाग लगेगा और केवल 1 से, और कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। इसी तरह देखिए 7 यानी 7, इसमें खुद से यानी 7 से और 1 से ही भाग लगेगा। इस तरह की संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अब देखिए सह अभाज्य संख्या, बहुत अच्छा टॉपिक है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का वैसा समूह, मतलब कोई भी समूह रहेगा जिसमें 2 या 2 से अधिक, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, संख्या लगातार रहेगा। ठीक है, जिसका HCF कितना हो? 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसे मान लीजिए दिया है, हमें जोड़ा दिया है, 1 और 2 का HCF कितना होगा? महत्तम सामर्थ्यक 1, चाहे 10 और 6 का कितना हो जाएगा? 6 नहीं जाएगा यहाँ पर हमारा, मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7, 10 और 7 का HCF कितना हो जाएगा? 1, 12 और 13 कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, वैसी संख्या जिसका जोड़ा लगे और HCF कितना हो? 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा संपूर्ण संख्या, बहुत अच्छा टॉपिक है। वैसी संख्या जिनके पूरे गुणनखंडों का योग उसी संख्या के 2 गुणा हो जाए उसे क्या कहते हैं? संपूर्ण संख्या। इसे मान लीजिए 6 का क्या होता है गुणनखंड? 2, 1, 2, 3, 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 12, यानी ये 6 से 2 गुना हो जाएगा। इस तरह के संख्या को क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या। 6 क्या हो जाएगी? संपूर्ण संख्या। अब देखिए इसी तरह 28 गुणनखंड का होगा 1, 2, 4, 7, 14, 28, इसको जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 56, यानी 28 गुना कितना हो गया? 56, 2 गुना हो गया। तो ऐसे संख्या गुणनखंड जब जोड़े 2 गुना हो जाए उसे क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? संपूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ पर कुछ जगह नहीं था तो हमारा क्या किए, अभी कुछ परिभाषाएं नहीं लिखे, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं, उसके बाद में हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसको। और जो परिभाषा है जो 8 क्लास से लेकर, ठीक है, 8 क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों के लिए एकदम अनिवार्य रूप से याद रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो याद रहना चाहिए, नहीं क्या रखना है याद। कोई भी चीज आदमी भूल जाता है, अच्छी बात है, भूलना एक अच्छा गुण है, लेकिन इतना मत भूल जाइए कि सब कुछ याद ना रहे। ठीक है, इसके बाद में आता है सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। सम संख्या। ठीक है, इसका परिभाषा होता है वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। क्या हो जाए? पूरा कट जाए, उसे क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 20, ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। क्या हो जा रही है? सब 2 से विभाजित हो जा रही है। तो इस तरह की संख्या क्या बोलते हैं हम लोग? सम संख्या। अगला पॉइंट आता है विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है, इसमें इसके जस्ट अपोजिट है, यानी उल्टा है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं?
विषम संख्या, जैसे मान लीजिए 5, 7, 9, 13, ये सब कौन संख्या है? विषम संख्या, यानी ये सब संख्या 2 से नहीं कटेगा। क्या होगा? 2 से नहीं कटेगा। सम मतलब क्या होता है? जो पूरा तरह से 2 से क्या हो जाए? कट जाए, विभाजित हो जाए। और ये विषम इसका होता है वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, विभाजित नहीं हो, ऐसी संख्या क्या बोलते हैं? विषम संख्या। ठीक है। अब इसके बाद में हमारा आता है परिमेय संख्या। कौन संख्या? परिमेय। हमारा चैप्टर ही क्या चीज का है? परिमेय संख्या का। ठीक है, तो बढ़िया से देखिएगा इसको। परिमेय संख्या की परिभाषा होता है वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, किसके रूप में? P और Q के रूप में। जहां, ध्यान से देखिएगा, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या है। क्या चीज? P और Q सह अभाज्य संख्या है। अब बोलिएगा सह अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि जो P और Q, जैसे मान लीजिए, जैसे लिख रहे हैं 2/3, तो पूरा कटल रूप में रहना चाहिए। इन्हें जो 10/15 नहीं, इसको काट देना है पूरी तरह से। जो कटेगा, जो आएगा शेष मतलब आएगा, उसके बाद नहीं कटेगा, उस संख्या का एचसीएफ कितना होगा? हमेशा 1। तो वैसी संख्या का जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 निकले, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? सह अभाज्य संख्या। तो जो बट्टा में रहेगा सह अभाज्य संख्या रहेगा। P और Q कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या। लेकिन और जो नीचे Q है ना, 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, यानी नीचे वाला संख्या 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जहां भी 0 रहेगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो इसी से रिलेटिव हमको पार्ट में क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, समीकरण बनाकर। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग कुछ और परिभाषाएं देखेंगे और कुछ और थ्योरी देखेंगे, ताकि किताब के जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसको बनाने में और मजा आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।